हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली ये वाला टॉपिक एग्जाम में आपकी जो स्कूल की एग्जाम होती है उसमें 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज आपका जब तक 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है, बट इसको समझाने से पहले ना मैं आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा ना तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है ना वो दो पार्टीज के बीच में होता है। एक होता है इंश्योरी और एक होता है इंश्योरर। ठीक है, ये होता है इंश्योरर और दूसरा पर्सन होता है, दूसरी पार्टी होती है जो होता है इंश्योरी। अच्छा, इंश्योरी जो होता है ना वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना इंश्योरेंस लेता है, मतलब इंश्योरेंस एक्चुअली में हो रहा है किसका? इंश्योरी का। और इंश्योरर कौन है? तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, यहाँ बना देता हूं मैं, ये इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बिहाफ में जो एजेंट होते हैं, जो काम करते हैं, उनको इंश्योरर कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे LIC एजेंट होते हैं, मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं, जनरल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं, तो उनको इंश्योरर कहा जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, एक इंश्योरर और एक इंश्योर, ये समझ लो कि मैं हूं और ये जो है वो सामने इंश्योरेंस कंपनी वाला एजेंट है। डन। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें होता कैसा है कि इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, जहां पे जो इंश्योरी है ना वो प्रीमियम पे करता है। क्या पे करता है? प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम क्या होता है? तो प्रीमियम का मतलब होता है कि जो भी रिस्क कवर करना है उसके लिए थोड़ी बहुत अमाउंट पे करनी होती है, उसको प्रीमियम कहा जाता है। से फॉर एग्जांपल ये जो इंश्योरी है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेता है 5 लाख का, मतलब कि 1 साल के अंदर अगर उसको कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो उसको 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो उसको 5 लाख प्रीमियम पे नहीं करना है, उसको प्रीमियम पे करना होगा 20,000 25,000 जितना प्रीमियम पे करना है, और सामने कितना रिस्क कवर हो रहा है? 5 लाख का। और इंश्योरर उसको बोलता है कि अगर मान लो कि तेरा कोई भी तरह का बीमारी हुई या हॉस्पिटल का खर्चा हुआ तो 5 लाख तक का कंपेंसेशन वो कहां से दिलवाएगा? उसको इंश्योरेंस कंपनी से दिलवाएगा। बोलो क्लियर हुआ? मतलब कि कभी भी इंश्योरी को इंश्योरेंस लेता है तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, अगेंस्ट विच उसका जो भी लॉस होगा वो कवर करके देगी इंश्योरेंस कंपनी। देखो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो इंश्योरी का एक गोडाउन है, ठीक है, उसको डर है कि वहां पे आग लग सकती है, आग लगने से बहुत सारे गुड्स का नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरी क्या है? इंश्योरेंस ले लेता है। मान लो इंश्योरी ने अपने गोडाउन का फायर इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा। मतलब कि 1 साल का ही होता है जनरली जो इंश्योरेंस होता है ना, वो मैं बात कर रहा हूं मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस की, ये सारे 1-1 साल के ही होता है, या व्हीकल इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, अब मान लो कि उसकी गोडाउन में सच में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा? जितना नुकसान हुआ है उतना। 10 लाख का नुकसान हुआ है तो 10 लाख का, अगर मान लो 25 लाख का नुकसान हुआ है तो भी 10 लाख तक का ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। और सामने वो क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा। जैसे 10 लाख का उसने इंश्योरेंस करवाया तो 50,000 रुपए प्रीमियम पे किया और 50,000 दे करके उसका 10 लाख का रिस्क कवर हो रहा है। समझ आया? तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में एक जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको इंश्योरेंस हम लोग कहते हैं। डन। चलो अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। तो देखो, इंश्योरेंस रिफर टू दैट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ये क्या है? एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है जहां पे साइन वाइन सब की जाती है। ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, थ्रू विच द इंश्योरी पेज द प्रीमियम। और जो इंश्योरी है यानी कि हम जो इंश्योरेंस हमारा ले रहे हैं, हम लोग क्या पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग, और उसके सामने हमको एक एश्योरिटी मिलती है, अंडरटेकिंग मिलता है फ्रॉम द इंश्योरर दैट ही विल बी कंपनसेटेड एज पर द रिस्क कवर्ड। मतलब अगर मान लो जो भी रिस्क हमारा है, जैसे आग लगने का डर है या मैं बीमार हो गया तो कहां से पैसा लाऊंगा उसका डर है, तो बोले मैं तुमको वो पैसा दिलवा दूंगा। एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस, यानी कि जो भी लॉस हो रहा है उसकी अमाउंट जो है वो पहले से डिसाइड की जाती है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को या रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल देके आपको समझाया है, समझ आ ही जाना चाहिए। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट
है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटन फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। याद रखना कि जब भी कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, मैं इंश्योरेंस ले लूंगा तो ऐसा है कि मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो जरूरी थोड़ी है कि मेरा जो गोडाउन है उसमें आग ही नहीं लगेगी। नहीं, रिस्क कभी भी रिमूव नहीं होता, ठीक है, इंश्योरेंस में। बट इंश्योरेंस लिया होगा ना तो मेरे को कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन मतलब क्या होता है? मेरे को पैसा मिलेगा जो भी मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना उसका। मतलब जैसे मान लो 10 लाख का नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख तक का पैसा देगी, ठीक है, एज अ कंपेंसेशन जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसके लिए। बोलो क्लियर हुआ? और इन केस मान लो मेरा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि अगर मान लो कि सर आपने 1 साल का फायर इंश्योरेंस लिया अपने गोडाउन का, ठीक है, पर वो गोडाउन में आग ही नहीं लगी तो 50,000 जो प्रीमियम भरा था ना वो गया। अब नेक्स्ट ईयर में वापिस प्रीमियम पे करूंगा। तो इसी वजह से तो इंश्योरेंस कंपनी चलती है, उनका प्रॉफिट इसी वजह से तो होता है कि अगर मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 5 लाख तक का, ठीक है, पर मैं बीमारी नहीं पड़ा तो मेरा वो प्रीमियम 1 साल तक की वैलिड रहेगा, फिर वो पैसा गया वापिस नेक्स्ट ईयर वापिस 20 या 25,000 भर के वापिस मैं 5 लाख तक का रिस्क कवर करूंगा। समझे? मतलब कि अगर आपको कुछ होता है आपके गाड़ी को, अगर आपने व्हीकल इंश्योरेंस लिया है तो ही जाकर के आपको कंपेंसेशन मिलता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम गया, 1 साल के बाद आपको वापस प्रीमियम पे करके वापस रिन्यू करवाना पड़ता है अपना इंश्योरेंस पॉलिसी। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये मैंने आपको मीनिंग समझा इंश्योरेंस का। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देके रखिए, वो समझा देता हूं। द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी। देखो इंश्योरेंस है ना, उसके रूट सोसाइटी से कनेक्टेड है और ये एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। कौन सी दो पार्टी? इंश्योरी और इंश्योरर, ठीक है। एंड सो इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ये कोई भी तरह के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। देख याद रखना, आप लोग 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो इंश्योरेंस है ना वो स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा है? स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उससे अलग है, इसको स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। डन। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 4 तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इंश्योरेंस के। कौन से? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। एक एक करके मैं डिटेल में समझाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना तो आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहला देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो पहले समझा देता हूं। गुड फेथ यानी होता है भरोसा, ट्रस्ट, ठीक है। मतलब कि दोनों पार्टीज को दोनों के ऊपर ट्रस्ट रखना है और हर एक चीज को बताना है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे को हर एक चीज बतानी है। चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस का वो कभी भी प्रॉफिट करना नहीं होता, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। सिर्फ और सिर्फ वो हमारे लॉस को रिकवर करके देते हैं, लॉस के ऊपर कंपेंसेशन देते हैं, कभी भी प्रॉफिट नहीं करवा सकते। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मेरा गोडाउन है, उसमें 10 लाख रुपए के गुड्स पड़े थे और उसका नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 11 लाख नहीं देगी या 12 लाख नहीं देगी, जितने का गुड्स था उतना ही देगी। और मेरा जो इंश्योरेंस मैंने जितने रुपए का लिया था ना उतना ही मेरा लॉस कवर होगा, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं होता इंश्योरेंस, ठीक है। एंड इट इज ओनली टू हैव कंपेंसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस। मैंने कहा वही चीज कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस के कंपेंसेशन के लिए ही है। 1 मार्क के अंदर एक और लाइन पूछी जा सकती है, द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज अ सोशल कंसेप्ट। याद रखना जो लॉ का कंसेप्ट है वो कैसा है? सोशल कंसेप्ट है। डन। अब हम लोग पढ़ते हैं अटमोस्ट गुड फेथ में क्या दिया है। देखो यहाँ पे जो पार्टीज है, 2 पार्टीज है ना, एक है इंश्योरी और एक है इंश्योरर, ठीक है। दोनों पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों करते एक दूसरे के बीच में, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, ठीक है। कोई भी चीज को छुपाना नहीं है। अगर मान लो छुपाया तो दिक्कत हो सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज शुड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मतलब इंश्योरी जो है उसको अपनी सारी बातें बतानी है। जैसे मान लो मैं इंश्योरी हूं तो मेरे को सारी बातें बतानी है। जो इंश्योरेंस एजेंट है जिसको इंश्योरर कहते हैं उसको हर एक चीज बतानी है, और जो इंश्योरेंस एजेंट है जिसको अपने इंश्योरर कहते हैं उसको भी पॉलिसी रिलेटेड हर एक बात मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे यही कहा है कि हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो देना जरूरी है। क्लियर?
चलो अब आगे क्या दिया है, वाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट आस्क्ड बाय आइदर पार्टी, अगर मान लो दोनों में से किसी पार्टी ने एक दूसरे को ज्यादा पूछा नहीं तो दोनों पार्टीज को सामने से बता देना है, ठीक है। ये इनका बेसिक बोलेंगे ना राइट है कि उनको सामने से बता देना है जो भी चीजें है वो, ठीक है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। एंड इफ इट इज फेल्ट दैट इट हैव एन इंपैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपने कोई चीज छुपाई है ना तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखो आगे बताता हूं। एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड, अगर मान लो दोनों में से किसी पार्टी ने भी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कोई बताई नहीं तो इसको ना फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, मतलब कि ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि दोनों पार्टीज को हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी दोनों को बतानी है, अगर नहीं बताया तो उसको फ्रॉड माना जाएगा, और ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के। और लास्ट बताता हूं, वेन एवर इट कम्स टू बी नोन दैट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रोकन, अगर मान लो ऐसा पता चलता है कि ये जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वो टूट चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस एग्रीमेंट या इंश्योरेंस पॉलिसी को नल और वॉइड माना जाएगा। नल और वॉइड मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, ठीक है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इंश्योरी मतलब मैंने इंश्योरेंस लिया था ना, मैंने प्रीमियम पे किया था, वो प्रीमियम का पैसा भी गया, जो मैंने ऑलरेडी पे कर चुका है ना वो मेरे को वापस भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्रॉड माना जाता है, ठीक है। एंड ही लॉस इज द राइट ऑफ कंपेंसेशन फॉर रिस्क, और मेरे को जो कंपेंसेशन मिलना था वो नहीं मिलेगा। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको ये पूरा प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं अपना इंश्योरेंस लेता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं, ठीक है, मैंने एजेंट को बुलाया, एजेंट भाई आए, मैंने सारी चीज बताई। अब मान लो मेरे को एक बीमारी थी, ठीक है, मैंने उसको डिस्क्लोज ही नहीं की, मैंने उसको बताया ही नहीं, और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। पता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उनको जल्दी इंश्योरेंस नहीं मिलता जिनको कोई बीमारी हो, ठीक है, एक्चुअली में है नहीं बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे को एक बीमारी थी जो मैंने उसको बताई नहीं और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और उसकी वजह से सामने जो इंश्योरेंस कंपनी उसने सारा रिकॉर्ड चेक किया कि इसको तो भाई पहले से चल रही है और इसने इंश्योरेंस लेते वक्त ऐसी कोई भी चीज क्लियर नहीं की थी। मैंने उसको 30,000 रुपए का प्रीमियम दिया था, मेरा प्रीमियम भी गया और साथ साथ में वो इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे को पैसा देती ना, जो भी मेरा लॉस हुआ या जो भी हॉस्पिटल के बिल पे करना है वो पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज छुपाई है सामने वाले एजेंट से, और अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देगी, या तो हम कहेंगे नल कर देगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाइड किया है, और हाइड करना मतलब क्या होता है, आप फ्रॉड कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है। दैट्स वाई दोनों पार्टीज को, मेरे को भी सारी इंफॉर्मेशन देनी है इंश्योरेंस कंपनी को, और सामने वाले एजेंट को भी मेरे को सारी बात बतानी पड़ेगी। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। बोलो क्लियर हो गया? इन शॉर्ट बताओ ना तो ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे भरोसा रख के हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी बतानी है। अगर नहीं बताई तो नुकसान किसका है, इंश्योरी का ही होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स के अंदर हो GSEB में, तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज यहां पे कंडक्ट की जाती है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन है, और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है भाई। 4 सब्जेक्ट यानी अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, OCM, 4 सब्जेक्ट्स की प्राइस 2999 है पूरे साल के लिए, यानी कि 30 अप्रैल तक 2026 तक आपको ये पूरा कोर्स जो है वो वैलिड होगा। और यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, कल्पेश सर जो अकाउंट्स पढ़ाता है, हिमल सर जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैं ध्रुवल सर आपको इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो UGT नाम है प्ले स्टोर पे, और माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर पे, ठीक है। आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट का जो लोगो है ना वो रेड कलर का है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है?
तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमेशा हमारे लॉस को कंपेंशिएट करता है। मतलब जो भी इंश्योरी को लॉस हुआ, इंश्योरी यानी मैं जिसने इंश्योरेंस लिया था, उसको कोई भी लॉस होता है ना, तो उसके कंपेंसेशन के लिए होता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है समझते हैं। ये प्रिंसिपल ऐसा बताता है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिसाइड, ये प्रिंसिपल का यूज किस लिए किया जाता है, हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे। मतलब अगर मान लो मेरा कुछ लॉस होता है, मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया था और वो ठुक जाती है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, मतलब लॉस के इवेंट में कितना पैसा इंश्योरी को दिया जाएगा ना, वो बताता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। एंड एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको ही कंपेंसेशन मिलेगा लॉस का। कभी भी ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते इंश्योरेंस से, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबाउट द लॉस, उसको एडिशनल अमाउंट नहीं मिलती जब भी कोई तरह का लॉस होता है तो। अच्छा, ये चीज ना लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला। If an insurance take a policy for a product at lower value than the original value, अगर मान लो कोई इंश्योरी ने पॉलिसी ली है, उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, पर उससे कम का इंश्योरेंस लिया है, तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ प्रपोर्शन में ही पैसा मिलेगा, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 3 लाख, देखो एक पर्सन है, बढ़िया से गाड़ी बना देता हूं मैं, थोड़ी ड्राइंग मेरी कच्ची है पर समझ जाना आप, ठीक है। एक पर्सन था, उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, डन, उसने अपनी कार का इंश्योरेंस लिया। कितने का इंश्योरेंस लिया उसने? इंश्योरेंस पॉलिसी ली 3 लाख की, और ओरिजिनल गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, ठीक है। अब मान लो ये गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख और उसने इस गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का, ठीक है। अब उसने गाड़ी ऐसी चलाई, माउंट आबू के पहाड़ों में ऐसी गाड़ी घुमाई, अंबाजी के पहाड़ों में ऐसी गाड़ी घुमाई कि सीधी खाई में गिर गई और उससे पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, ब्लास्ट हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया उसका, इंसान बच गया पर गाड़ी पूरी गई, ठीक है। मतलब गाड़ी थी 5 लाख की, इंश्योरेंस लिया था 3 लाख का, तो आप ही बताओ इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देगी या 3 लाख देगी? सीधी सी बात है ना, 5 लाख क्यों देगी जबकि उसने इंश्योरेंस ही 3 लाख का लिया है, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेगा। बोलो समझ आया? एकदम इजी है। देखो क्या दिया है, इफ अ पर्सन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख, 3 लाख की पॉलिसी ली, बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, कार की वैल्यू क्या थी? 5 लाख, और इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट लॉस, पूरे की पूरी गाड़ी बर्बाद हो गई, कंप्लीट लॉस हो गया, उसको मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी उतने ही रुपए की थी। सो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, जो लॉस हुआ है ना उसके लिए ही होता है, क्योंकि क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा ना, अगर 3 लाख से ज्यादा मिलेगा तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया ही कम वैल्यू का है, तो ज्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट 1, कम प्रीमियम में ज्यादा आपको फायदे मिल गए, ठीक है। दैट्स व्हाई ये लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ही होता है। चलो एक और एग्जांपल अपने देख लेते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 5 लाख, चलो अपने एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपने। एक कार है, थोड़ी सी ठीक है, ये कार है, और ये जो कार है उसका इंश्योरेंस कितना है, उस कार की वैल्यू पहले तो कितनी है, तो एक कार की वैल्यू है 5 लाख की, डन, पहले इतना समझ आ गया। बट द इंश्योरी हैज इंश्योर्ड इट ओनली फॉर 3 लाख, और उसने इंश्योरेंस 3 लाख का ही लिया। अब सीधी सी बात है, अब 5 लाख की गाड़ी है, उसने आधा इंश्योरेंस लिया, 3 लाख मतलब ऐसा समझ लो कि उसने खाली आगे वाले पार्ट का ही इंश्योरेंस लिया। कितना इंश्योरेंस लिया उसने? 3 लाख का, डन, समझ आया? क्या हुआ, पूरी गाड़ी 5 लाख की है पर उसने आधी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, कितने रुपए का? 3 लाख का, ठीक है। अब होता क्या है, इफ द प्रोडक्ट इज पार्शियली डैमेज विच इज एस्टिमेटेड एट 2 लाख, अब होता ये उसने गाड़ी को ठोक दिया, ठीक है। अब गाड़ी को ठोका तो उसका नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 2 लाख का, ठीक है। इंश्योरेंस कितने का लिया था? 3 लाख का, वो भी आधी गाड़ी का लिया था, ठीक है। अब जब गाड़ी ठुकेगी तो जरूरी थोड़ी है कि गाड़ी आगे से ही ठुकेगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि गाड़ी का एक्सीडेंट सिर्फ आगे से ही होगा। नुकसान यहाँ पे भी हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ सब जगह हुआ है नुकसान,
ठीक है, नुकसान हर जगह हुआ है। नुकसान कितने रुपए हुआ, लॉस हुआ है, ऐसा कहेंगे कि उसका लॉस जो हुआ है वो हुआ है 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी जितना इंश्योरेंस लिया उसका ही देगी ना, क्या पीछे वाले हिस्से का देगी? नहीं देगी, सीधी सी बात है। वो कितना लॉस कवर करेगी, जितना आगे आगे का ही बनता है ना उतना ही लॉस कवर करेगी। जैसे मान लो आगे आगे का बन के होता है और मतलब आगे आगे का जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 1,20,000, ठीक है, कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए ही उसको मिलेंगे। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? एक और बार समझाता हूं जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। होता यह है कि पूरी गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख, डन। गाड़ी का इंश्योरेंस कितने का लिया है, 3 लाख का। लॉस होता है 2 लाख का, मतलब पूरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, आधी गाड़ी का ही लिया था, और नुकसान होता है तो सभी होगा। पर इंश्योरेंस कंपनी तो कितना करके देगी कवर, जितने का उसने इंश्योरेंस लिया था, मतलब इतनी कार का इंश्योरेंस लिया था तो उतनी कार का बन के होता है 1,20,000। अब ये 1,20,000 कैसे कैलकुलेट किया ना वो बताता हूं। जैसे देखो गाड़ी का इंश्योरेंस कितने का था, 3 लाख का, डिवाइडेड बाय टोटल गाड़ी की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, ठीक है, इनटू लॉस कितने का हुआ, 2 लाख का। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 1,20,000। मतलब पता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी पूरा कैलकुलेशन करती है कि उसने इंश्योरेंस कम का लिया है और एक्सीडेंट हुआ है तो पूरी गाड़ी का हुआ है, तो पूरे 3 लाख भी नहीं मिलेंगे उसको, उतना ही मिलेगा जितने का उसने इंश्योरेंस करवाया होगा। बोलो क्लियर हुआ? अगर नहीं समझ आया ना तो इसको वापस आप पीछे जाके रिवर्स करके पूरा देखो, ध्यान से समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। पर आप लोग पीछे जाके वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसको 1,20,000 तक का ही पैसा देगी। क्लियर? चलो तीसरा केस पढ़ लेते, क्या है, when the value of the product is 5 लाख, प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है, मान लो यही गाड़ी है, इसकी वैल्यू 5 लाख है और उसने पूरा इंश्योरेंस करवाया, पूरा मतलब कि गाड़ी की जितनी वैल्यू है ना उतने का पूरा इंश्योरेंस करवाया, कितने लाख का, 5 लाख का, और गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है तो उसको पूरे 5 लाख मिलेंगे। समझे क्या कहा? एक वापस बना देता हूं, यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी, ये गाड़ी है, ठीक है, 4 पहिए वाली, और ये गाड़ी नुकसान हो जाता है, 5 लाख की गाड़ी थी, इंश्योरेंस भी 5 लाख का करवाया था, ठीक है, और पूरी गाड़ी का नुकसान हो जाता है तो उसको 5 लाख पूरे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास से। बोलो क्लियर हुआ? तो ये प्रिंसिपल बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपका प्रॉफिट करके नहीं देगी। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो जितना लॉस हुआ है ना उतना ही पैसा आपको मिलेगा, और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। हाँ ये चीज है, जैसे मान लो कि कोई भी इंश्योरी है, मतलब मैं इंश्योर हूं, मेरी ओनरशिप की ही चीज होनी चाहिए, उसका ही मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूं, मेरे बाजू वाले के घर का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। जैसे एग्जांपल देता हूं, द ओनर ऑफ द हाउस हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ हाउस। जैसे मैं खुद घर का मालिक हूं तो मैं अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, पर अगर मान लो कि मैं टेनेंट हूं, टेनेंट मतलब मैं भाड़वात हूं, मैं किसी के किराए के मकान में रहता हूं, ठीक है, तो मेरा उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, ठीक है। कोई भी चीज मेरी होनी चाहिए तभी मैं उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूं। जैसे मेरी बाइक है तो मैं मेरी बाइक का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, बट मेरे दोस्त की बाइक है तो उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, कि आपके पास जो भी आपका ओनरशिप का गुड्स है ना उसके ऊपर ही आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, आपकी ओनरशिप होनी जरूरी है। क्लियर? लास्ट प्रिंसिपल पे आते हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है, ये प्रिंसिपल्स नहीं आएगा, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है, व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर इंश्योरेबल प्रोडक्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट के ऊपर हमने इंश्योरेंस लिया है और वो प्रोडक्ट फुल्ली डैमेज हो गई। जैसा आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने जैसे गाड़ी का एग्जांपल दिया था वैसा ही एक और हम लोग कार का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कार का इंश्योरेंस लिया और ये कार जो है वो पूरी डैमेज हो गई, ठीक है, और अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेशन देगी। 5 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख पूरे गए, ब्लास्ट हो गई गाड़ी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना पैसा देगी, तो पूरा पैसा दे दिए 5 लाख। तो
तो उस सिचुएशन में जो ये स्क्रैप है ना, कबाड़ जल गई है, गाड़ी ब्लास्ट हो गई है, तो जो भी क्या बोलते हैं अपने लोखंड है या जो इंजन है, ठीक है, वो सबकी ओनरशिप किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। ये चीज याद रखना कि मैंने कोई भी चीज, जैसे मान लो मेरा गोडाउन था, उसमें जो भी गुड्स पड़े थे, वो गोडाउन में आग लग गई, फायर इंश्योरेंस लिया था, आग लग गई और पूरा गोडाउन जल गया, तो जितने का लॉस कवर, मतलब जितने भी लॉस हुआ है वो कंपनी मेरे को पैसा देगी। 10 लाख का लॉस हुआ है तो 10 लाख का पैसा देगी, पर जो गुड जल गया है ना, उसके ऊपर ओनरशिप किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की होगी। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, पर ये चीज याद रखना, ये प्रिंसिपल कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। मान लो कोई बंदे की मौत हो गई, ठीक है, तो बोले ये बॉडी की ओनरशिप हमारी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है? जो भी चीजें होती है, ठीक है, गुड्स होता है, उस पर ही होता है, कभी भी लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से टोटल अपने ने 4 प्रिंसिपल पढ़े। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। बोलो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।